हेलो सक्षम मानियाज, आपका आपके सक्षम ऐसे अकेडमी में स्वागत है। मैं विमलेश सर आपको फिजिक्स का आज वन शॉट लेक्चर बोलता हूँ, लेकिन दो पार्ट में अपलोड करता हूँ। मतलब आप लोग समझो कि फर्स्ट रिवीजन लेक्चर लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 8 का, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं और हमारी मंजिल की ओर, क्योंकि बोर्ड में हमको 90 से ऊपर मार्क्स चाहिए, इसके लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम लोग इसको नाम देंगे फास्ट रिवीजन। इसको क्या नाम दे रहे हैं हम लोग? फास्ट रिवीजन। हम लोग एकदम फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये सब मालूम हो जाना चाहिए कि इसके अंदर सबसे पहले आएगा गॉस लॉ। क्या आने वाला है? गॉस लॉ। और गॉस लॉ क्या बोलता है कि जो नेट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, चैप्टर में इलेक्ट्रिक बोलना, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इंटीग्रेशन होता है EDS। ये सिंपल फॉर्मूला होता ही है, और इसका असली फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक ये फॉर्मूला अलग से होता है, लेकिन गॉस लॉ जो बोलता है वो क्या बोलता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किसके इक्वल टू है? चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर स्टेटमेंट लिखना रहा मुझे तो मैं क्या लिखूंगा स्टेटमेंट? गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टेट्स दैट, बोलता है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग फाई को बोल रहे हैं। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू द देखो किसके इक्वल है? इसके चार्ज एंड ये इसको बोलते हैं हम लोग परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, आपको ऐसा लिखना है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। मतलब फाई का सिंपल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं Q/E0। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर देखो ये वाला जो लिखा है EDS, ये E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहने वाला है, और DS जो रहे वो आपका एरिया रहने वाला है। क्या रहने वाला है? एरिया। ये लोग असली में डॉट प्रोडक्ट होते हैं। हाँ, जब इनको रिजॉल्व करोगे तो आपको इसको अगर मान लो अलग से मैं लिखवाऊँ इंटीग्रेशन ऑफ EDS वाले को, तो इसको आप लोग जब रिजॉल्व करोगे तो इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो EDS cos थीटा। इनके बीच में क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो cos थीटा का एंगल आता है। नोट डाउन करोगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हमको आगे क्या बढ़ना है? तो आगे बढ़ना है इसका एप्लीकेशन देखना है। ठीक है, तो हम लोग एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ का यूज कहाँ कहाँ पे होगा, क्या क्या डिराइव करने के लिए होगा, हम लोग वो देख रहे हैं। जिसमें सबसे पहला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, या स्फेरिकल सेल ले लिया। ठीक है, अब इसमें कैसा होगा? एक हमारा स्फेरिकल सेल होगा जो पूरा चार्ज है, फुल्ली क्या है? चार्ज। इसका सरफेस जो है पूरा चार्ज है। क्योंकि चार्ज रहेगा तो आपको मालूम होगा इलेक्ट्रिक लाइन जो होता है अपने फील्ड से अलग दूर जाता है। मतलब जिस पॉइंट पे वहां से अवे जाता है, मतलब इसका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऐसा दूर जाएगा इस तरफ, बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक लाइंस का कुछ एरिया होगा, ठीक है, जहां तक ये जा सकेगा। वो एरिया को मैं ब्लैक लाइन से ऐसा बना दे रहा हूँ। अब इसी के ऊपर आपको कहीं पे भी एक पॉइंट ऐसा लेना है, पी लेना है आपको। क्या पॉइंट लेना है? पी। जहां पे आप लोग छोटा मोटा कुछ एरिया कंसिडर करोगे तो DS, और नॉर्मली उसका पी लो इस पॉइंट का नाम। और यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमको वो फाइंड आउट करना है, क्योंकि इसका जो भी इलाका रहेगा उसके अंदर हमको फाइंड आउट करना है। अब इसके अंदर कंसिडर की बात आती है, तो कंसिडर जब हम लोग करेंगे तो ध्यान देंगे कि हमारा जो स्फीयर है, ठीक है, हमारा जो ये वाला स्फीयर है ओरिजिनल, उसका रेडियस है कैपिटल R। स्फीयर का रेडियस क्या है? कैपिटल R। और जो हमारा फील्ड है उसका रेडियस है स्मॉल r। मतलब ये वाले पॉइंट से लेकर O से लेकर P तक का डिस्टेंस स्मॉल r। O से लेकर, इसे कुछ नाम दे देते, समझो Q दे दिया, O से लेकर Q तक का डिस्टेंस है कैपिटल R। ठीक है, तो हमको ये यूज होने वाला है। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कंसिडर लिखेंगे फटाक से।
कंसिडर अ यूनिफॉर्म चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, चार्ज्ड स्फेरिकल सेल हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड ई, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू क्या है, ई है, ठीक है। रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर मतलब वही स्फेरिकल सेल, क्या माना हमने, कैपिटल आर, और रेडियस ऑफ स्फेरिकल फील्ड, स्फेरिकल फील्ड, फील्ड जो है हमारा ये फील्ड ये बाहर वाला, उसका रेडियस हमने क्या मान लिया है, स्मॉल आर, ठीक है। लेट पी बी द पॉइंट where we have to find, ठीक है, P ऐसा पॉइंट है जहां पे मुझे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, ठीक है। आगे डेरिवेशन करेंगे, एकदम सिंपल स्टेप्स का यूज करने का, एकदम सिंपल स्टेप। सबसे पहला क्या कर लो आप लोग, इसके अंदर देखो ध्यान रखना ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर तीन टाइप की डेंसिटी आएगी। एक होता है लीनियर डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। एक होता है सरफेस डेंसिटी जिसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एयर। लीनियर डेंसिटी में चार्ज अपॉन लेंथ, सरफेस डेंसिटी में चार्ज अपॉन एरिया, और वॉल्यूम डेंसिटी में चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ये जो बॉडी है मेरा सरफेस ले रहा हूं इसलिए यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ सरफेस डेंसिटी। तो द वैल्यू ऑफ सरफेस डेंसिटी, अब सरफेस डेंसिटी की बात करेंगे इसका सिंबल होता है सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस क्या होगा, चार्ज, चार्ज को हमने यहाँ पे क्या ले लिया, क्यू अपॉन एरिया, ठीक है। अब ये स्फीयर है तो स्फीयर का एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये स्फीयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ से क्या करो, ये डिवाइड है इधर जाएगा मल्टीप्लाई, तो सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, क्यू। स्टेप नंबर 1 मैंने किसकी वैल्यू फाइंड कर लिया, यहाँ पे क्यू का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट अब निकालते हैं हम लोग बाय गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो क्या बोलता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो इक्वल टू है, ठीक है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट की। किसके इक्वल है, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन, एकदम सिंपल फॉर्मूला। चार्ज की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, यार नहीं भी रखोगे नहीं रख दो, चार्ज का वैल्यू क्या मिल गया आपको, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। कहाँ से मिला हमको ये, इक्वेशन नंबर 1 से, तो ना इक्वेशन नंबर 1 से चार्ज की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस किया। अगर लिखना रहेगा तो लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। फ्लक्स की वैल्यू निकाला, एक और जानते हैं हम लोग, बट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक सिंपल फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, सिंपल फॉर्मूला। तो क्या फॉर्मूला था सिंपल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू, याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस था, याद आ रहा है। तो जब इसको रिजॉल्व करोगे नेट वैल्यू लेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ले रहे, तो इसको हम लोग सिंपल में ऐसा लिखेंगे ई इंटू डी एस, और डी एस मतलब क्या, एरिया, और हमारे फील्ड का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। हमारे फील्ड का देखो ना, डी एस मतलब एरिया, ठीक है। अरे यहाँ मैग्नीट्यूड आप लेना आपको, ठीक है। डी एस कॉस, ई डी एस कॉस थीटा आता है, और हम लोग कॉस थीटा नहीं लिया, मैक्सिमम वैल्यू ले रहे, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लिया और एरिया क्या लिख दिया, 4 पाई आर स्क्वायर। फील्ड का एरिया देखो स्फेरिकल ही है ना ये, अगर मेरा ये स्फीयर ही स्फेरिकल है तो फील्ड भी कैसा रहेगा, स्फेरिकल। फर्क ये है कि हमारे फील्ड का जो एरिया का रेडियस है वो स्मॉल आ रहा है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू। ये वैल्यू को आपको जो 5 की वैल्यू मिल रही है क्या, ई 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब इन दोनों का ध्यान से देखो, इसको और इसको, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, सेम। पहले यहाँ स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अब इसका क्या सेम है, जो सेम है हम लोग इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे, यहाँ से इक्वेट करो। अब मैं क्या करने वाला हूँ देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, 1 और 2 की हेल्प से मैं करने वाला हूँ। तो क्या मुझे मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड कौन, देखो ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, इसको मैं इसके इक्वल लिख सकता हूँ, सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमको निकालना है ई की वैल्यू, तो 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर जाएगा इधर, तो ई इज इक्वल टू क्या मिल गया, सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर, वो आ गया नीचे स्मॉल आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो यही है हमारा वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर स्फेरिकल सेल रहा
तो केसेस रहेगा बुक में से देख के आप लोग केसेस भी लिख लोगे कि अलग अलग एंगल पे रहा था। चलो आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट लो। देखो अगला टॉपिक है इसी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी एप्लीकेशन ही है उसका। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग है स्ट्रेट वायर की वजह से, तो वो एक स्ट्रेट वायर बना लो, फटाक से, टाइम वेस्ट नहीं करने का इसमें। और स्ट्रेट वायर के दोनों साइड दिखा दो कि भाई ये चार्ज है, ये क्या चीज़ है, चार्ज। अब क्योंकि ये चार्ज है तो इसके आजू बाजू में उसका क्या होगा, फील्ड होगा। फील्ड हम लोग छोटा सा पार्ट में ले रहे हैं, ठीक है, तो ये भी सिलेंड्रिकल ही रहेगा। ध्यान रखना ये वायर हमारा सिलेंड्रिकल है, ठीक है। इसके ऊपर कहीं पे एक पॉइंट आप लोग ले लो, ठीक है, जिसको जहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, DE की वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, और इस पॉइंट का नाम क्या दे दो, P। अब क्या करोगे, कंसिडर, फटाक से कंसिडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर वायर ऑफ लेंथ L। उसका लेंथ कितना है, L है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, देखिए E है। लेंथ हो गया L और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई, E। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो क्योंकि बॉडी लंबा है, वायर है, मतलब लीनियर वायर है, तो इसमें सीधा लिखने का, जो लीनियर है तो ऐसे लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। वहां पे हम लोग एरिया लिखे थे, लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल आप लोग लैम्बडा लिखते हो, तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन लेंथ। क्या हो जाएगा ये, चार्ज अपॉन लेंथ। ये वैल्यू अपने सिंपल में यहाँ पे रख दिया, चार्ज अपॉन लेंथ करके। और आगे हम लोग इसके अंदर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, इसको इधर ले जाओ, तो लैम्बडा L इज इक्वल टू क्या मिलेगा, Q। समझ में आ रहा है क्या, मतलब मुझे इसकी वैल्यू क्या मिल गई, लैम्बडा इंटू लेंथ। लैम्बडा सिंबल है किसका, लीनियर डेंसिटी का। अब मुझे क्या यूज कर लेना है, गॉस लॉ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाय गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलता है, फाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू उठा के यहाँ रखो, तो फाई इज इक्वल टू Q का वैल्यू लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर क्या दे दिया मैंने इसको, 1। स्टेप सेम है, पहले चार्ज की वैल्यू निकाला, गॉस लॉ अप्लाई किया, चार्ज की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दिया। एक और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, बट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल टू, याद करो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ EdS, ठीक है। मतलब मुझे अब यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, E, और DS मतलब एरिया, ठीक है। हमारा इसका एरिया क्या होता है, सिलेंडर का एरिया क्या होता है, तो सिलेंडर का एरिया होता है 2 पाई R इंटू L। किसी भी सिलेंडर का एरिया मतलब क्या, सर्कल, और उसका जो लेंथ होता है, हाइट, 2 पाई R से लिखते थे आप लोग 10th स्टैंडर्ड में, वही H यहाँ पे L के फॉर्म में है, समझ में आएगा, हाइट उसका। इसलिए आप लोग एरिया क्या लिख रहे हो, एरिया की वैल्यू, देखो हर बार एरिया ही चेंज होगा, ठीक है। ये फ्लक्स का फॉर्मूला मिल गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर दो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देखना थोड़ा सा यहाँ से लिख रहा हूँ, क्या लिखूंगा मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से क्या देखने में, देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम, तो राइट हैंड साइड भी सेम। राइट हैंड साइड कौन है, E2 पाई RL बराबर लैम्बडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो L यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल, इसको भेज दो इधर, आंसर आ गया, E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। तो यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर वायर। नोट डाउन करोगे, आगे बढ़ेंगे। अगला टॉपिक पे आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड प्लेट, यूनिफॉर्म चार्ज्ड प्लेट। अब ये प्लेट का कुछ भी शेप हो सकता है, कुछ भी एरिया हो सकता है, तो हम लोग कैसा भी शेप ले लेते हैं। देखो ये कोई फिक्स नहीं है, आप कुछ भी बना दो इसके अंदर। ये चार्ज्ड है, आपको इतना बस दिखा देना है कि ये क्या चीज़ है, चार्ज्ड है। अच्छा प्लेट है, तो ध्यान देने की बात आपको ये है, देखो इसके अंदर से एक वायर हमने भेज दिया जो पास होकर उस साइड निकल रहा है, और इसी के ऊपर कहीं पे पॉइंट ले लिया हमने P, जहाँ पे मुझे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फाइंड कर लेना है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब ये जो प्लेट है इसका ध्यान देना, चार्ज प्लेट है। अभी तक जो था वायर था, जिससे वायर हो गया, तो वायर का सरफेस एक ही साइड है, लेकिन आज जब प्लेट आ गया, जैसे पेजेस लिया, पेजेस के मैं इस साइड भी लिख सकता हूँ और इस साइड भी। वैसे ही जब चार्ज प्लेट आएगा तो इसके अंदर चार्जेस इस साइड भी होगा और इसके पीछे साइड भी होगा, मतलब इसमें 2 टाइम आने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे पहले फटाक से कंसिडर लिखेंगे हम लोग, कंसिडर
a uniform charged plate of area, इसका जो एरिया है ऑफ एरिया हम लोगों ने क्या मान लिया ए, ठीक है। लेट P be the point where we have to find इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये P ऐसा पॉइंट है जहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना है। सबसे पहले सीधा लिखेंगे, जो सरफेस है, ये क्या, ये सरफेस है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग द वैल्यू ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये हमारा स्टेप हमेशा ऐसे ही रहेगा। पहले हम लोग यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालेंगे, तो क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। क्या लिखा, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। अब मुझे ये डिवाइड इधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो सिग्मा ए बराबर चार्ज की वैल्यू मिल गई। अब इसके आगे जब मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान देना मैं यहीं पे लिख रहा हूं, ठीक है, चमकेगा तो बच्चा आप लोग सुन के लिखोगे, ठीक है। अब मुझे इसको क्या लिखेंगे, बाय गॉस लॉ, बाय क्या लिख दिया मैं, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू की वैल्यू बताओ क्या निकाला आपने, सिग्मा इंटू एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ फर्क ये है कि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे दो आएगा, ठीक है। चलो पहले आप लोग ने इतना वैल्यू पुट कर लिया, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे बट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या फॉर्मूला हम लोग लिखते थे, याद करो, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस। समझ में आ रहा है क्या लिखते थे हम लोग, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस। फर्क ये है कि ये प्लेट है, तो इस बार ये जो वैल्यू है ये 2 टाइम आने वाला है। कितने टाइम आने वाला है, 2 टाइम। और दोनों की वैल्यू अलग सेम रहेगा, जितना चार्ज इस साइड है या फ्रंट वाले पे उतना बैक वाले पे, लेकिन इतना है कि आपको 2 बार लिखने की जरूरत है। कितनी बार, 2 बार इसलिए लिख रहे हो क्योंकि ये प्लेट है, प्लेट में सामने भी चार्ज हो सकता है और पीछे साइड भी। इसके पास स्फेरिकल है, स्फेरिकल तो एक ही है शेप, उसके आगे पीछे होता है क्या, वो तो एक ही शेप है उसका, स्फेरिकल, ठीक है। ये वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 टाइम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एडीएस, ठीक है। अब मैं मैक्सिमम वैल्यू लूंगा तो cos थीटा नहीं लिखता हूँ, ए लिखता हूँ, और ds मतलब एरिया, और एरिया की वैल्यू क्या है मेरे पास, ए। तो ये फाई की वैल्यू मिल गई इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूंगा, तो लिख दूंगा मैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो बताओ 2 क्या बोलता है, 2a इक्वल टू 1 क्या बोलता है, सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप लोग ध्यान से देखोगे तो ए तो पहले तो कैंसिल होगा और 2 जाएगा उधर, तो ई का वैल्यू क्या मिल गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेट। आगे बढ़ेंगे हम लोग, चलो आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। आप लोग डायग्राम समझो पहले। हमारा मेन जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो प्लस चार्ज क्यू के वजह से हो रहा है, और दूसरा चार्ज है प्लस चार्ज क्यू नॉट, छोटा सा चार्ज है जिसको हम लोग कहीं पे भी रख के, मतलब कहीं से उसको लेके आ रहे हैं, ठीक है। हमने उसको फिलहाल ए पॉइंट पर रखा है, और ए पॉइंट से घींचते हुए हम लोग लेके जाने वाले बी पॉइंट पे। तो जब यहाँ से यहाँ लेके जाऊंगा तो कुछ वर्क डन करूंगा, वही वर्क डन का वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। मतलब वर्क डन ही मुझे पहले निकाल लेना चाहिए। अब देखो छोटा मोटा जो डिस्प्लेसमेंट होगा, छोटा मोटा, उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे डी आर के साथ। किससे रिप्रेजेंट किया, डी आर। कंसिडर करेंगे फटाक से बिना टाइम वेस्ट किए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू द सोर्स चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्यू प्लेस एट द ओरिजिन ओ पे रख दिया, ठीक है। लेट अ स्मॉल चार्ज क्यू नॉट, कौन है स्मॉल चार्ज क्यू नॉट, इज ब्रॉट फ्रॉम ए टू बी, इज उठा कहां पे लेके आ रहा है उसको, बी, एट द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस r1 एंड r2 फ्रॉम द ओ। ए का डिस्टेंस r1 और बी का डिस्टेंस r2, यहां तक कर लिया। और सबसे पहले निकालो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या मिलेगा मुझे, F इक्वल, सिंपल फॉर्मूला क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं Q1, ऐसा करो ये वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ माइनस लगाना पड़ता है क्योंकि आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अपोजिट है। आप लोग सीधा क्या लिखो, वैल्यू ना लिखे सीधा लिख लो मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चा, ठीक है। मैं क्या लिख रहा हूँ देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस r स्क्वायर। इन दोनों के बीच का हमने स्टार्टिंग का डिस्टेंस हम लोग क्या मान ले रहे हैं, r, सिंपल डिस्टेंस। एक
R1 R2 वो लिमिट है, उसको मत लिख देना कि सर R2 पे था, R2 दिखना चाहिए। हम लोग सिंपल वैल्यू लिखे क्या, R²। ठीक है, ये मुझे फोर्स का वैल्यू मिला, निकालेंगे द वर्क डन, द वैल्यू ऑफ वर्क डन, वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला मुझे कहा था, टू डिस्प्लेस बाय वर्क डन टू डिस्प्लेस बाय dr। अच्छा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, d मतलब क्या, छोटा वैल्यू, तो छोटा वर्क डन करोगे तो मुझे क्या मिलेगा, dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। याद रखना ये भी मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं, वरना यहाँ पे माइनस आता, क्योंकि अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स है। आप लोग को फील्ड देखो, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये उसके पास जाएगा तो उसको अपोज करेगा, उसे फील्ड में क्यों आने देगा भाई, मैं खुद पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव क्यों आने दूंगा, समझ में आएगा, तो अपोज करेगा, तो वहां पे माइनस ही लगता है। लेकिन हम लोग क्या लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ही लिख लो आप, वैल्यू मत लिखो, हालांकि दोनों का मीनिंग सेम होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, ठीक है, टू डिस्प्लेस बाय dr, ये मिल गया। अब उसका टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन, ध्यान देना, टोटल वर्क डन टू कम फ्रॉम, स्टार्टिंग में ए पॉइंट पे था ना, तो क्या था लिमिट, R1 टू R2, मतलब मैं स्टार्टिंग में ए से उठ के कहां पे आ रहा हूं, बी पे, तो आने के लिए वर्क डन लिमिट क्या लग गया, R1 से लेकर R2 तक, ये इनिशियल लिमिट, ये फाइनल लिमिट। ठीक है, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे dw का, यहाँ पे भी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ FDR लिमिट R1 से लेकर R2 तक। अब आपको F की वैल्यू रिप्लेस करनी है, पहले इसी लो, आगे बढ़ेंगे हम लोग, ले लिए, मैं इसको रफ करता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहीं पे लिखूंगा मैं। पोटेंशियल एनर्जी निकालना, ये ध्यान रखना, तो मुझे वर्क डन निकाल रहा हूँ इसके लिए, तो वर्क डन की वैल्यू देखो क्या क्या है मेरे पास, ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस करो, dw का इंटीग्रेशन लिया तो क्या आता है, dw का w, तो w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बच्चा f की वैल्यू को पता है, देखो क्या वैल्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r² dr। देखो ना, ये f को हटा के पूरी वैल्यू लिख दिया, इस लिमिट भी लिखना है R1 से लेकर R2 तक, ये सब वैल्यू कांस्टेंट है एक्सेप्ट r के अलावा जितने भी लोग हैं सबके सब यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। इस r को ऊपर ले जाओ, बाकी सबको बाहर खींचो, क्या वैल्यू आएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q नॉट, बच कौन गया 1 अपॉन, यहाँ पे बचा ना 1/r², इसको हम लोग ले जा रहे ऊपर, और ये कुछ हो गया ऐसा R1 से लेकर R2 तक। तो ध्यान देना है आपको, ये r² नीचे था, ऊपर लिखा तो क्या हो गया -2। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इंटीग्रेशन का हमारे पास x पावर n का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या बोलता है, जो भी पावर रहेगा इसका उसमें हमेशा 1 प्लस करने का, और वही पावर को नीचे लिखने का। मतलब देखो यहाँ पे बात करूंगा मैं, कैपिटल Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे रहने कोई दिक्कत नहीं। इसकी जब मैं बात करूंगा तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, -2 में क्या करना है 1 प्लस, पावर कुछ भी रहे क्या करना है आपको 1 प्लस करना है, और सेम पावर को आपको लिखना है नीचे। लेकिन यहाँ पे लिमिट है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, समझ में आएगा। तो इसको आगे मुझे सॉल्व कर देना, अगर तो सॉल्व करूंगा तो बताओ क्या आएगा, कैपिटल Q स्मॉल q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ देखो क्या बचा, r पावर -1, अरे देख पा रहे हो कि नहीं, r पावर -1 अपॉन -1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, R1 से लेकर R2 तक, समझ में आ रहेगा। ये हमारे पास कुछ वैल्यूज आ गया। अब मैं जब आगे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या ले लूंगा, उसका लिमिट लगा दूंगा, और लिमिट क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब क्या कर लो, पहले इसको इधर लेके आओ, देखो एक स्टेप, माइनस बाहर लिख दिया, कैपिटल Q स्मॉल q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस पावर माइनस से ऊपर नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/r लिमिट R1 से लेकर R2 तक। फटाक से इसका वैल्यू बताओ, माइनस कैपिटल Q स्मॉल q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे ही है, इस r को हटा के अपर लिमिट मतलब कौन है R2, तो हो जाएगा R2 माइनस उसी को हटा के लोअर लिमिट मतलब R1। तो ये मुझे मिल गया वर्क डन का वैल्यू। किसका वैल्यू मिल रहा है, वर्क डन। फिर से समझो, ये माइनस था ना ऊपर, पावर नीचे आ गया तो क्या हो गया प्लस, ये माइनस कहाँ गया सर, ये बाहर खींच लिया, देखो माइनस, और ये नीचे आ, देखो ना नीचे था ये r², ऊपर गया तो -2 लिखे थे, वापस नीचे आएगा तो प्लस ना होगा, और जब नीचे से ऊपर जाता है तो पावर माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस होता है, ये चीज आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे यहाँ किसका वैल्यू मिल रहा है, मुझे वर्क डन का। किसका वैल्यू मिल रहा है, वर्क डन का। तो मुझे जब आगे और सॉल्व करना है, वर्क डन तो ही ना निकालना है, मुझे तो निकालना था एनर्जी, तो एनर्जी कैसे निकलेगा वो देखते हैं।
यहाँ लिखेंगे हम लोग द वैल्यू ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, द वैल्यू ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को इस चैप्टर में आप लोग डेल्टा यू से दिखा रहे हो। किससे दिखा रहे हो? डेल्टा यू से। चेंज हो रहा है इसलिए डेल्टा लिखा, और वो किसका इक्वल टू होगा? वर्क डन के। ठीक है, देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन का वैल्यू आपने निकाल लिया है क्या? माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट है हमारे पास 1/r2 माइनस 1/r1। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपने लिमिट रखा कि मैं पहले इनफाइनाइट पे था, इनफाइनाइट से उठा के आर पे रखा, समझो अगर मान लो मैं पहले कहाँ पे था? इनफाइनाइट, ए पॉइंट पे नहीं था, मैंने ए लिया था ना, मान लो कहीं इनफाइनाइट से था और उठ के मैं कहाँ पे आ रहा हूँ? आर पॉइंट पे, तो ये वैल्यू यहाँ रिप्लेस करोगे तो डेल्टा यू का एकदम असली फॉर्मूला बन जाएगा क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r2 के प्लेस पे क्या लिखना है? आर, और r1 के प्लेस पे क्या लिखना है? इनफाइनाइट, और कोई भी नंबर डिवाइड बाय इनफाइनाइट इक्वल टू 0। तो क्या बच गया हमारे पास? माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा? 1/r, मतलब r। तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू अगर इनफाइनाइट से आर पे उठा के लाना है तो ये फॉर्मूला, और नहीं आपको मालूम कहाँ से उठा के ला रहे हो, r1 से r2 तक आ रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला देख लोगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। चलो आ जाओ अगला टॉपिक पे आते हैं हम लोग। इसी में आएगा आपको कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। ये एग्जाम में नहीं आएगा, इसका डेरिवेशन आएगा, वो सब आएगा, इसलिए ध्यान से समझो कि ऐसा क्या होता है। ठीक है, जब कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल की बात करेंगे तो सिंपल भाषा में पोटेंशियल एनर्जी तो आपने अभी निकाल लिया था, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर निकाल लिया था कि नहीं? ठीक है, सिंपल फॉर्मूला। जो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग वी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? वी से। और पोटेंशियल जो होता है उसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। क्या फॉर्मूला होता है? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। तो डेफिनेशन लिखना रहा तो क्या लिखोगे? द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। ठीक है, ऐसा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आप लोग वैल्यू पुट करोगे, अगर समझो कैपिटल क्यू क्यू नॉट, अब यहाँ पे कैपिटल क्यू क्यू मत लिखो, ठीक है, या कोई भी एक ही क्यू लिखो, एक क्यू नॉट लिया तो यहाँ पे भी क्यू नॉट ले लो, कोई भी एक चार्ज यहाँ ले सकते हो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और डिवाइड में कौन है यहाँ पे? क्यू नॉट, तो क्यू नॉट हो जाएगा कैंसिल, तो वी का वैल्यू क्या मिलेगा? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का, इसमें नाटक नहीं रखने का, इसमें दोनों क्यू का वैल्यू रखने का सेम, क्यू सेम रखने का, क्योंकि आपको थोड़ी ना पता आप कौन सा क्यू से डिवाइड कर रहे हो, समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे आप लोग किसकी वैल्यू रखने का? सीधा सीधा क्यू, और एक दोनों क्यू को ही क्यू ही रखने का, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू सबको सेम। कट किया तो आपको सिंपल फॉर्मूला क्या मिल रहा है? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहीं से आपको वर्क डन का एक नया तरह का फॉर्मूला मिलेगा। वर्क डन मतलब याद है ना? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वर्क डन मतलब कौन? पोटेंशियल एनर्जी से काम आएगा अभी हमको। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला सिंपल भाषा में यहाँ पे आप देखो ना, जब पोटेंशियल V इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज, ये चार्ज इधर जाएगा तो क्या मिलेगा? पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहा है क्या? पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगा मुझे? V इंटू क्यू। क्या मिलने वाला है? V इंटू क्यू, मतलब पोटेंशियल इंटू चार्ज। ये भी हमारा कहीं ना कहीं वर्क डन होगा, आगे जाके हम लोग यूज करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो वर्क डन का ऐसा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो ये फॉर्मूला सब भी हमको भी थोड़ी देर में आना है। यही सब एक आता है जीरो पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल उसको बोलेंगे जिस यहाँ पे चार्ज की वैल्यू जीरो है, मतलब वहाँ पे कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। वो चार्ज यूनिट है मतलब जिसकी वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, तो वहाँ पे कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा, तो हम लोग उसको किसमें काउंट कर देंगे? जीरो पोटेंशियल। इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। अब मैं क्या बोला उसको जाने दो, हम लोग आगे टॉपिक पे आएंगे। जीरो पोटेंशियल मतलब जहाँ पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा, पोटेंशियल ही रहेगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो अगला टॉपिक पे आते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमको याद रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है जिसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या फॉर्मूला होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। हमको ये फाइंड आउट करना है, तो इतना चीज तो याद रख लो। पहले हमको कहीं ना कहीं वर्क डन निकालना पड़ेगा, तो हम लोग कंसिडर करो जैसा सेम पहले किया था, बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। कंसिडर प्लस चार्ज क्यू इज एट पॉइंट ओ पॉइंट पे रखा है, एंड द यूनिट चार्ज बच्चा उसको बोलेंगे जिसका वैल्यू 1 होगा। यूनिट चार्ज मतलब वही पॉइंट चार्ज जिसकी वैल्यू क्या होने वाली है? 1 से होने वाली है। एट पॉइंट ए, सो कहाँ पे रख दिया मैंने? ए पॉइंट पे, विद डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन से मतलब ओ पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है? x डिस्टेंस पे है। छोटा मोटा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो dx होगा। और इसको पहले मान लो इनफाइनाइट पे था, इनफाइनाइट से घिसकाते घिसकाते मैं कहाँ पे लेके आ रहा हूँ उसको?
आर पॉइंट पे। ये ए तो दिखाने के लिए लिखा ना, पहले कहाँ पे था, इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट से उठा के मैं बी तक लेके आने वाला हूँ, समझ में आ रहा है क्या। तो हमको पहले निकालो वर्क डन का वैल्यू, तो वर्क डन निकालने के लिए पहले क्या निकालना होगा, फोर्स। तो लिखते हैं हम लोग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between पॉजिटिव चार्ज Q एंड पॉइंट चार्ज मतलब वह यूनिट चार्ज Q नॉट, जिसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस हमने क्या लिया, x²। पिछली बार r लिखा था, आप सेम लिख सकते हैं r, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया x। ध्यान रखना मैं आपके टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा नंबर आगे पीछे कर दिया है, बाकी कुछ गलत नहीं, आपको ध्यान रखना है चीज, समझ में आ रहा है क्या। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर। अब Q नॉट की वैल्यू तो 1 है, 1 रख दिया, तो बताओ f का वैल्यू क्या मिल गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x²। वो Q नॉट कहाँ गया भाई, तो Q नॉट का वैल्यू है 1, मुझे निकालना है यहाँ पे क्या है, वर्क डन। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं द वैल्यू ऑफ वर्क डन, द वैल्यू ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस फ्रॉम, नहीं ऐसा लिखो, टू डिस्प्लेस बाय, छोटा सा पहले निकालते हैं, डिस्प्लेस बाय dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आपने क्या किया था dx, तो वर्क डन में क्या मिलेगा, छोटा, जिसका फॉर्मूला क्या मुझे मिलेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एक चीज याद रखना, यहाँ पे आपको लगाना है माइनस, क्योंकि यहाँ पे अगेन वही कहानी है सेम, ये फील्ड के खिलाफ है, आप लोग यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे हो, ठीक है। मैग्नीट्यूड लेता तो भी चलता, लेकिन कंडीशन आपको सबसे बुक से मैच कराना है, तो आपको यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, वर्क डन। अब वर्क डन में माइनस क्यों आ रहा है, एक फील्ड है, दूसरा फील्ड उसके में जाना चाह रहा है, दोनों सेम टाइप का फील्ड है, जब उसको आएगा तो क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, मतलब उसके फील्ड में आने नहीं देगा, क्योंकि जब फील्ड में आने नहीं देगा, समझ में आ रहेगा, जब फील्ड में आने नहीं देगा तो फिर भी मैं आना चाह रहा हूँ, तो जबरदस्ती वर्क डन कर रहा हूँ, इसलिए वहां पे मुझे लगाना पड़ता है माइनस। देखो मैं आगे क्या करूंगा, सॉल्व, टोटल वर्क डन टू डिस्प्लेस फ्रॉम इनफाइनाइट टू आर, मतलब कहीं पे भी था उठ के बी पॉइंट पे आ गया, बी मतलब समझ ना, आर है, ठीक है। इसको हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लग गया, इनफाइनाइट, अच्छा पहले इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से लेकर आर तक, ये वैल्यू आपको मिल गया। अब यहाँ पे चलो निकालो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, डब्ल्यू देखो माइनस को ले लिया जाए बाहर, और यहाँ पे इनफाइनाइट से आर लिमिट है, और एफ की वैल्यू बच्चा लोग ये रहा, क्या फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x² dx, सेम जैसा पहले किया था, थोड़ी देर पहले, याद होना चाहिए आपको, ये सब वैल्यू बाहर आएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, बच कौन गया यहाँ पे, 1/x², x² जाएगा ऊपर, क्या होगा, x² - 2 dx, लिमिट इनफाइनाइट से लेकर r तक। यह पूरे का इंटीग्रेशन लिया, अब कैसे लिया आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था डिटेल में। इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो याद है क्या आया था, पहले स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि हमने जब इसका इंटीग्रेशन लिया था, बस फर्क क्या है, पिछली बार r था, यहाँ पे x है, ठीक है। तो ये जो ऊपर चलेगा लिमिट में, याद ना पावर में 1 प्लस करेंगे सेम पावर, तो इसका लिमिट फाइनल लिख रहा हूं मैं, वर्क डन का फॉर्मूला -Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन देखो सीधा सीधा लिख रहा हूं मैं डायरेक्टली, ठीक है। याद करो x पावर -1/-1, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से लेकर r तक। ये कैसे x पावर -1 है बच्चा, अरे देखो ना, पावर में जो भी जाएगा 1 प्लस करने का, सेम पावर कहां लिखने का, नीचे, ये -1 बाहर आएगा, तो ये माइनस या -1 क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या बचा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको नीचे लेके आए तो 1/x, और लिमिट कहां से कहां तक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फॉर्मूला क्या आएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x को हटा के अपर लिमिट मतलब r, x को हटा के लोअर लिमिट मतलब इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से डिवाइड किया तो आंसर 0, तो आंसर इज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r, साथ में लिख दिया। तो मुझे किसका वैल्यू मिल गया, मुझे वर्क डन का। मुझे निकालना क्या है, पोटेंशियल, तो क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, और पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, इसको रफ कर लेते पहले, तो आप लोग देख के वापस लिख दोगे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल की बात करेंगे तो क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज,
कौन सा चार्ज है, यूनिट चार्ज है, क्योंकि मैं यूनिट चार्ज को ही लेके ना आ रहा हूं, तो वर्क डन अपॉन क्या लिख दिया, यूनिट चार्ज, और वर्क डन की वैल्यू रिप्लेस करो, क्या वैल्यू आओ क्या वर्क डन का, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R अपॉन Q नॉट का वैल्यू, अरे भाई यूनिट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉइंट चार्ज हमारा, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 है, तो V का वैल्यू क्या मिल गया यहाँ पे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यही है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू, समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके जैसा ही आ रहा है, हालांकि क्योंकि यहाँ पे Q नॉट का वैल्यू क्या है, सेम, किसका वैल्यू मुझे मिल गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जब भी कोई पॉइंट चार्ज होगा तब, मतलब याद रखना ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कब, जब पॉइंट चार्ज होगा, मतलब किसी एक चार्ज की वैल्यू 1 होगी, मुझे फिर से निकालना, अलग अलग ऐसा केसेस है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, देख लो। चलो आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। अभी जो देखा था हमने सिर्फ पहले वो पॉइंट चार्ज था जिसमें एक चार्ज की वैल्यू 1 हो सकती है। अब दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल देखो हमने ये लिया, इलेक्ट्रिक डायपोल उसको बोलते हैं, इसमें दो चार्जेस होंगे, दोनों चार्ज की वैल्यू सेम होगी लेकिन डायरेक्शन अलग होगा, मतलब एक होगा पॉजिटिव एक होगा नेगेटिव, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम, तब जाके इलेक्ट्रिक डायपोल तैयार होता है, ठीक है। तो हमने कंसिडर किया एक इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, उसको हमने P से दिखाया, हैविंग लेंथ, इस पूरे का लेंथ हमारे पास 2L है, देखो यहाँ से यहाँ ये पॉइंट O हमारा सेंटर होता है, यहाँ का लेंथ L, ये वाला लेंथ भी L, ठीक है, तो टोटल लेंथ कितना होता है 2L विथ पॉजिटिव चार्ज प्लस चार्ज, कहाँ पे है देखो A पॉइंट पे है, एट पॉइंट A एंड नेगेटिव चार्ज इज एट पॉइंट B एंड सेंटर क्या है इसका O। अब हम लोग इस पर कहीं पे एक पॉइंट लेते हैं P, ये कोई P पॉइंट लिया, समझ में आ रहा है क्या, इस डायपोल से कहीं पे भी हमने एक पॉइंट क्या ले लिया P, तो कैसा लिखते हैं, लेट P बी द पॉइंट वेयर we have to find इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ये P पॉइंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, ठीक है, एट R1 डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज Q, पॉजिटिव चार्ज Q से डिस्टेंस इसको हमने क्या मान लिया R1 एंड R2 डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव चार्ज Q, नेगेटिव चार्ज से इसका डिस्टेंस क्या है R2, ये सब चीज ध्यान से देखते रहना, कंसिडर में सब लिखना पड़ता है। उसके बाद ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन मतलब वही सेंटर, सेंटर से डिस्टेंस बच्चा लोग क्या लिखा है आपने इसका, भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये वाला सेंटर वाला, ठीक है, ये डिस्टेंस को हम लोग चाहेंगे तो PO लिख सकते हैं, इसके वैल्यू क्या मान लेते हैं हम लोग R, मतलब मेरे सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है, प्लस से R1 डिस्टेंस है, यहाँ से माइनस R2 डिस्टेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ना रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करना है, क्या कर लेना आपको, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो थोड़ा ध्यान से समझोगे, यही थोड़ा टफ है, बुक के हिसाब से जाओगे थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर इसी लाइन को पहले और आगे ले लो ऐसा, और इसके ऊपर ड्रॉ किया हमने परपेंडिकुलर, इतना डिस्टेंस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ध्यान देना इतना डिस्टेंस पर ड्रॉ करना कि ये R1 की वैल्यू, थोड़ा सा और नजदीक ले लेता हूं, ठीक है, ये R1 की वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल दिखे, मतलब P से लेकर यहां तक का, इस पॉइंट का नाम क्या लिख देते हैं, D लिख देते हैं, तो P से लेकर D तक का वैल्यू और P से लेकर A तक का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम होगा, ऐसा आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, और ये एंगल 90 डिग्री होगा, समझ में आ रहा है क्या। अब ध्यान से देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है, तो थीटा बन रहा है, तो जिस भी कंपोनेंट के पास थीटा होता है वो बन जाता है कॉस थीटा, क्या बन जाता है, कॉस थीटा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बोलता है। अब ध्यान से देखो, मैं ये छोटे वाली वैल्यू देखो, O से लेकर, O ये वाले पॉइंट का नाम है, O से लेकर D तक की वैल्यू बताओ, O से लेकर D तक की वैल्यू कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखो, इस ट्राइंगल के अंदर आप लोग अप्लाई कर देना कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, एडजेस्ट, देखो थीटा ये है ना बच्चा, थीटा ये है, ये हाइपोटेनस है, ये एडजेसेंट है, तो एडजेसेंट मतलब DO और हाइपोटेनस कौन है L, L जाएगा इधर, तो इस छोटू का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, L cos थीटा, ये जो छोटू सा वैल्यू है, ठीक है, कौन सा वैल्यू, DO, ध्यान से काम नहीं दिख रहा तो सुन के लिखोगे, DO का वैल्यू क्या है, L cos थीटा। अच्छा, जैसा परपेंडिकुलर आपने वहां ड्रॉ किया था R1 और ये R1 इक्वल दिखने के लिए, वैसे परपेंडिकुलर आपको इस पॉइंट से, B पॉइंट से इस पे ड्रॉ करना है, इस हिसाब से ड्रॉ करना है कि ये R2 वाला डिस्टेंस इस पूरे डिस्टेंस के बराबर होगा, मतलब ये R2 और ये इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया आपने, E दे दो, ठीक है, इस पूरे के क्या होगा इक्वल, ये लाइन तो सीधा होना चाहिए,
समझ में आ रहा है क्या? ये R2 और ये PE इक्वल होगा इतने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आपको ड्रॉ करना है। बच्चा सेम कहानी, ये हमारा L है, ये हमारा हाइट हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू है ना L है, तो यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू भी मुझे क्या मिलने वाला है? L cos थीटा। ये O तो इस पॉइंट का नाम है, मतलब देखो O से लेकर E का वैल्यू भी L cos थीटा, O से लेकर D का वैल्यू भी L cos थीटा है। यहाँ पे ऐसा ध्यान रखना है। हालांकि दोनों डिस्टेंस सेम होता है, डायग्राम में नहीं दिख रहा है, लेकिन लगभग क्या होता है इसमें सेम। अब देखो यहाँ से ये सब कुछ तुमको समझने के लिए था, मैं ऐसा अब यहाँ पे डायरेक्टली कंसिडर करूंगा, डायरेक्टली हमको मालूम चल गया आपको, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये जो R1 की वैल्यू है, ठीक है, R1 पहले इस लाइन में देखो, सिंस P डैश D डैश O एक ही लाइन पे है, तो मुझे बताओ PO का वैल्यू क्या मिलेगा मुझे? PD प्लस DO। PO का वैल्यू मतलब PO यहां से यहां तक की पूरी वैल्यू बचा कौन है इसमें? देखो पूरा वैल्यू कौन है? PO का वैल्यू मुझे निकालना है, तो यहां से यहां तक का वैल्यू अपने क्या लिखा है? R। देखो ना स्टार्टिंग में माना था O से लेकर P तक का वैल्यू, देखो ये क्या रहा है? PO का वैल्यू क्या है? R। PD मतलब देखो यहां तक का वैल्यू अपना ऐसा पर ड्रॉ किया था कि ये वैल्यू इसके इक्वल हो, तो PD का वैल्यू क्या लिख रहा है आपने? R1। DO का वैल्यू आपको क्या लिखा है आपने? L cos थीटा। DO का वैल्यू क्या है? L cos। ध्यान देना है सब चीज, ठीक है। यह प्लस है, इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस, मतलब मुझे R1 का वैल्यू क्या मिलेगा? देखो ये R1, ये उधर जाएगा तो माइनस, तो क्या मिलेगा? R माइनस L cos थीटा। तो ये R1 की वैल्यू हमको बहुत काम आएगा अभी। सिमिलरली देखो P डैश D डैश E, P, अरे इसका नाम O ले लो, P डैश O डैश E, ठीक है। कौन सा ले रहे हैं हम लोग? अभी जो लिया मैंने कौन सा लिया बच्चा? PDO, यहीं तक का लिया, छोटू तक का, ठीक है, जिसमें ये R1 और ये छोटू वैल्यू को प्लस किया टोटल मिला था। अब मैं कहां तक ले रहा हूं? नीचे तक का, मतलब POE, तो PO प्लस OE, ठीक है। इसके अंदर मैं लिखना चाहूंगा तो PO प्लस OE किसके इक्वल टू होगा? PE के। अरे देखो ना, PO प्लस OE, ये छोटू प्लस छोटू पूरा मिल जाएगा PE, ठीक है। अब PO की वैल्यू बताओ अच्छा ढूंढ के। PO, अरे PO मतलब स्मॉल r, ओके। OE बच्चा, OE देखो L cos थीटा, डायग्राम में देखो L cos थीटा बराबर PE मतलब पूरी वैल्यू। अब पूरी वैल्यू आपको क्या बोला था? ऐसा अज्यूम करना कि ये R2 है तो पूरा वैल्यू भी क्या हो? R2 ऐसे पे परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है, तो पूरे की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है? R2, मतलब यहाँ पे R2 इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? R प्लस L cos थीटा। बहुत मेन चीज है ये, बहुत ध्यान देने की बात है। अगर ये नहीं लिखते ना तो डेरिवेशन बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो अच्छे से देख लो, हम लोग आगे बढ़ेंगे, रफ करने वाला है इसको, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। ये बहुत ध्यान देने की बात है कि R1 का जो वैल्यू है मुझे मिला है, ध्यान देना, R1 का वैल्यू क्या मिल चुका है मुझे? R1 इज इक्वल टू R माइनस L cos थीटा, और R2 का वैल्यू क्या मिला है? R प्लस L cos थीटा, ठीक है। अब ये चीज डायग्राम में थोड़ा याद रखना, मैं ये पॉजिटिव चार्ज A पे है तो यहाँ का समथिंग डिस्टेंस निकालूंगा, नेगेटिव चार्ज B पे है, तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पोटेंशियल निकालो, दोनों पॉइंट का अलग अलग निकालो पहले। एक है पॉजिटिव पॉइंट ना, और एक प्लस चार्ज, एक नेगेटिव, दो चार्ज है, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग निकालो, बाद में दोनों कर देंगे प्लस, हमारा आंसर आ जाएगा। डायपोल का निकालना दो पोल, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज का भी और नेगेटिव, दोनों का पोटेंशियल निकालो पहले। देखो ऐसा, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q, कौन सा चार्ज ले रहा हूं? पॉजिटिव चार्ज Q, ये A पॉइंट पे था इसलिए इसको लिख रहा हूं मैं VA। पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको क्या मिला था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। डिस्टेंस बच्चा आपका R1 है, याद करो ना, प्लस Q से लेकर P का डिस्टेंस क्या था? R1। अगर चाहिए तो लिख लो एट पॉइंट P पॉइंट पे हम लोग निकाल रहे, ठीक है। ये वैल्यू मिल गया, प्लस चार्ज Q लिख रहा, समझ में आ रहा है ना? अच्छा R1 की वैल्यू भी रिप्लेस कर लो, क्या मिलेगा? Q अपॉन 1 का मल्टीप्लाई कर लो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R1 का वैल्यू अच्छा क्या है? R माइनस L cos थीटा। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब सेम फटाक से निकालो, कौन से चार्ज का? प्लस चार्ज का। सेम निकालो माइनस चार्ज का, सब कुछ सेम ही रहेगा। देखना, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज Q एट पॉइंट P।
इस बार मैं कौन सा चार्ज ले रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज ले रहा हूँ, तो ध्यान देना नेगेटिव चार्ज बी पॉइंट पे था तो इसको लिख दिया वीबी दिखाने के लिए 1/4πε0, ठीक है, इनटू नेगेटिव चार्ज है तो आपको माइनस क्यू लिखना है। अरे चार्ज नेगेटिव है ना भाई, तो माइनस क्यू अपॉन नेगेटिव चार्ज का जो डिस्टेंस आपने लिया था, याद करो ऐसा तिरछा वाला क्या लिया था R2, अरेंज करो, माइनस को लिख दो पहले, मतलब साथ में लिख दिया, और अपॉन 4πε0 मतलब माइनस लिखा, 1 का मल्टीप्लाई किया, R2 की वैल्यू आपको पता था क्या था, R प्लस एल कॉस थीटा वीबी। दोनों चार्ज का मुझे पर्सनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल चुका है, प्लस चार्ज उसके ऊपर इतना अप्लाई करेगा, माइनस चार्ज उसके ऊपर इतना अप्लाई करेगा, तो टोटल कितना अप्लाई हुआ भाई के ऊपर, तो यहां लिखूंगा टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से टोटल पोटेंशियल की बात करूंगा तो क्या होगा, VA प्लस VB। VA का वैल्यू बताओगे आप लोग क्या है, Q अपॉन 4πε0 ब्रैकेट के अंदर R माइनस एल कॉस थीटा, और VB का वैल्यू को माइनस है तो यहाँ लगा दूंगा डायरेक्टली माइनस, अपॉन प्लस था लेकिन ये माइनस वाला तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये वैल्यू पुट करो 4πε0 R प्लस एल कॉस थीटा। अब यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज करना है, पहले अपने स्क्रीनशॉट लो, मैं रफ करूंगा, आगे बढ़ूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो इसी के अंदर लाइन से देखते रहना, नहीं समझ में आता तो फिर से वीडियो में पीछे जाके वापस देखोगे, ठीक है। अब मैं वापस देखो क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ तक पहुंच चुका हूँ, VA की वैल्यू निकाल चुका हूँ। अब दोनों में से लेना है कुछ कॉमन और इसी को कर देंगे सॉल्व, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। दोनों में से अच्छा क्या कॉमन है ध्यान देना, Q अपॉन 4πε0, दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, इधर ये सब बाहर चलेगा तो बचा क्या, 1 अपॉन R माइनस एल कॉस थीटा, माइनस वहां पे Q तो बाहर गया, 1 अपॉन R प्लस एल कॉस थीटा। ये क्या कर दिया, समझ में आ रहेगा, देखो ना 1 अपॉन दिस, बाकी सब तो बाहर आ गए, बीच में माइनस है तो माइनस। अब दोनों का डिनोमिनेटर देखो सेम नहीं है, सेम करने के लिए करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर करो, ये ऐसे ही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई इधर करो क्या आएगा, R प्लस एल कॉस थीटा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, माइनस है बीच में तो बीच में माइनस सिंबल हो जाएगा चेंज, तो ये प्लस है तो होगा माइनस R, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस एल कॉस थीटा, अपॉन दोनों का मल्टीप्लाई R माइनस एल कॉस थीटा, R प्लस एल कॉस थीटा, ठीक है। यही हमारे पास वैल्यू आ रहा है। क्या कर देगा फिर से समझो, ये पूरे का मल्टीप्लाई इधर किया, इसका मल्टीप्लाई इधर किया, बीच में माइनस था इसलिए ये लोग का सिंबल चेंज हो, क्योंकि अगला स्टेप में माइनस का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट मैंने यहीं पे ओपन कर लिया। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसल आउट हो सकता है तो कर दो ताकि हम आगे बढ़े, कुछ आगे लिख सके, तो देखो कुछ कैंसल आउट, ये R गया, और क्या बच गया बताओ, Q अपॉन 4πε0, ये तो स्टार्टिंग से ही आ रहा है, देखो एल कॉस थीटा, टोटल क्या हो गया 2L कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन मेरे को यहाँ पे क्या मिल रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी, आंसर इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझना है क्या, देखो ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, ऐसा समथिंग हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। अब एक चीज और देखो, अब यहाँ ब्रैकेट नहीं लिखता तो भी चलता, ठीक है, बस इसको यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो ये वाले को, ठीक है। अब एक चीज और आपको याद होगा, बट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का सिंबल जिसको आपने P लिखे थे, याद करो भूलना मत, P का फॉर्मूला होता है Q2L। क्या फॉर्मूला होता है Q2L, 11th स्टैंडर्ड से ही आ रहा है, ये देखो यहाँ पे Q2L दिख रहा है, इसको रिप्लेस कर दो, ये सबके आगे V है, भूलना मत, नीचे नीचे लिखते हैं ना, तो V इक्वल टू क्या है हमारे पास, इस पूरे को रिप्लेस करते हो क्या आ गया, P cos थीटा अपॉन 4πε0 R स्क्वायर माइनस L cos थीटा द होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हमारे पास मिल गया है। अब इसमें एक शर्त लेंगे हम लोग, अगर हम लोग बुक के हिसाब से जाए, अगर कुछ शर्त लेना चाहेंगे तो कुछ शर्त है कि लिया है क्या, देख लेते एक बार, ताकि हम लोग इसको रिप्लेस कर सके। शर्त ले लेते हैं, क्या शर्त लेते हैं, अलग अलग केसेस ले लेना चाहिए था, रहने दो, आप अलग अलग केसेस आप अपने हिसाब से लिखना, ठीक है। इसके अंदर बस यही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू यही है। अब शर्त क्या लेना, केस नंबर 1 थीटा मेन है, थीटा इसमें थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखना, तो कुछ वैल्यू यहाँ पे आएगा,
थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखना, कुछ वैल्यू आएगा, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री रख देना, कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आएगा आपको लिख देना है, समझ में आएगा। एक शर्त हम लोग इसमें ऐसा लेते हैं कि हमारा आर अगर मच ग्रेटर देन है एल की, बता रहा हूं आपको सिंपल में, अगर अरे आर याद करो ना, इसको पहले रफ करते हैं, जरा याद करो आर क्या था, ये डायपोल मान लो छोटू सा होता, इसका एल इतना छोटू सा और आर बहुत दूर होता, समझ लो ये, तो आर के कंपेयर में एल तो बहुत छोटा माना यार, ठीक है। अगर आर लिया बहुत दूर, अगर ये तो नजदीक है, फिर भी बहुत नजदीक है, 1 किलोमीटर पे ले लिया तो सामने ये क्या होगा, कुछ भी नहीं, मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। तो वही बोल रहा हूं कि अगर आर जो है मच ग्रेटर देन हो जाएगा ना जब एल के, तो उस टाइम में एल को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि एल छोटा है तो ये पूरा कॉस स्क्वायर थीटा पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट। तो बचा क्या हमारे पास, v इज इक्वल टू पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, बस यही आंसर आ गया फाइनल में। आगे बढ़ेंगे हम लोग कि ये केसेस लेते हैं आप लोग 0, 90, 180 तो अलग बात है, मैंने एक असली केस कौन सा ले लिया कि मेरा आर बहुत बड़ा है तो ये एल क्या होगा, छोटा। अब देखो जो छोटा है उसका जितनी वैल्यू आएगी वो भी छोटा हो जाएगा, समझ में आएगा। तो वो छोटा है, ऊपर से उसका स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर किया तो 0.01 और छोटा, इसलिए पूरी वैल्यू को हम लोग क्या कर दे रहे, नेग्लेक्ट। तो ये पूरी वैल्यू नेग्लेक्ट हो गया, तो बच क्या गया, देखो पी कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, नोट डाउन करो। चलो देखो अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, मतलब बहुत सारे चार्जेस रहेंगे तो उसका निकाल रहे, तो पहले आपको कंसिडर लिखना होता है, ऐसे आप लोग बना लो ऐसा कुछ भी, बहुत सारे चार्ज है, यहाँ पे हमने एक ये वाले पॉइंट पे कोई भी कुछ भी रहेगा, हमको वहाँ पे पोटेंशियल निकाल लेना है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम P लिखते हैं, यहाँ समझो Q1 है, यहाँ समझो Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 हो गया, ये Q5 हो गया, ये ऐसे करते करते कहाँ तक जाओगे, Qn तक। Q का डिस्टेंस जो है Q1 का R1, R2, R3, R4, R5, Rn, यह डिस्टेंस होता है। हमको P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले कंसिडर करेंगे हम लोग, कंसिडर सिस्टम ऑफ n charges of Q1, Q2, Q3 up to Qn at a distance R1, R2, R3 up to Rn from point O। कौन से पॉइंट से, अरे O नहीं P लिखा है हमने, यहाँ पे डायग्राम देखो अलग है, यहाँ पे ये R3 है, ठीक है। पॉइंट P से इतने डिस्टेंस पे, तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू निकाल रहे हैं ड्यू टू Q1, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या होगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन डिस्टेंस क्या है इसका R1, सिंपल फॉर्म में लिख रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में लिखता था, यहाँ पे वेक्टर भी दिखाना पड़ता। ऐसे सिमिलरली 2 का निकालूंगा तो क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q2, ठीक है। मतलब V2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 था तो 1 लगा, 2 था तो 2 लगा दिया, 3 होगा तो 3, ऐसे करते करते कहाँ तक निकालोगे, n तक का। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Qn, तो डायरेक्टली वैल्यू क्या मुझे मिल जाएगा, Vn इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा मुझे, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V1 का पोटेंशियल, V2 का पोटेंशियल, V3 का पोटेंशियल, करते करते Vn, सबके पोटेंशियल को हम लोग ऐड कर देंगे। V1 की वैल्यू की बात करेंगे तो फॉर्मूला है 1/, यहाँ पे है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। इस V2 की बात करेंगे तो सेम रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2, करते 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 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn। ध्यान से कोई बच्चा अगर देखेगा तो कुछ कॉमन मिलेगा, जो सब में है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो बचा क्या, Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2,
करते करते कहाँ तक जाएंगे हम लोग, Qn/Rn। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तब आगे जाके देखो आपको आएगा 2 चार्ज, तो Q1 प्लस Q2 आएगा, 3 चार्ज आएगा तो Q1 Q2 Q3, 4 चार्ज आएगा 4, तो Q1 Q2 Q3 Q4। जितने पोटेंशियल आएंगे वो इतना अंदर बढ़ाना, ये तो सबके लिए कॉमन है, ध्यान रखना, ये आगे अभी आने वाला है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो अगला टॉपिक पे आएंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यू टू द 2 पॉइंट चार्ज। इसके पहले वाले लेक्चर में बच्चा थोड़ा सा ना यहाँ कट गया है, थोड़ा सा प्लीज आप लोग सुन के लिख लेना, रिक्वेस्ट है आप लोग से, ठीक है। थोड़ा सा कट गया, मुझे मालूम नहीं चला, कैमरे का एडजस्टमेंट में थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके, छोटा सा जो छोटा छोटा एक दो वर्ड कट गया, कंसीडर का CON कट रहा था ऐसा, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज, मतलब यहाँ पे कितने चार्ज होंगे, 2 चार्ज। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज प्लस Q, नेगेटिव चार्ज माइनस Q, उसको एक सिस्टम में रख रहे हैं, ठीक है। और सिस्टम हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, एक्स वाई जेड। देखो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये हो गया जेड एक्सिस। इसमें कहीं पे पॉइंट ए है जहां पे मेरा चार्ज है Q1, और दूसरा पॉइंट B है जहां पे मेरा चार्ज है Q2। इस ए का जो यहाँ से डिस्टेंस है वो R1 है, और बी का जो यहाँ से डिस्टेंस है वो R2 है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करोगे ना, अगर वेक्टर आप लोग ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की हेल्प से निकालोगे भी, तो वैल्यू मिलता है हमको R2 माइनस R1। क्या वैल्यू मिल जाएगा हमको, R2 माइनस R1। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने चाहेंगे तो, ठीक है। और नहीं पूरा निकालना है, सिंपल में कंसीडर लिखना है, तो कंसीडर में हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्टिकल फ्रॉम सेकंड पार्टिकल। समझ में आ रहेगा, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्टिकल फ्रॉम सेकंड पार्टिकल, इतना हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सब पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पे मैंने कंसीडर किया, सेम चीज लिख दिया। अब सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ये Q2 का उठा के लेके आ रहा हूँ Q1 के पास। कहाँ पे लेके आ रहा हूँ, Q1 के पास। तो उठा के लेके आ रहा हूँ मतलब वर्क डन कर रहा हूँ, और वही वर्क डन इक्वल टू होता है एनर्जी के। देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, हमको एनर्जी निकालने से पहले देखो हमने एक एनर्जी निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन था, ठीक है। वहां पे भी क्या निकाला था आपने, वर्क डन। सेम यहाँ पे भी करेंगे, बस वहां से थोड़ा सा डिफरेंट है ये वाला, ठीक है। वहां पे आप लोग कुछ इंटीग्रेशन सब लाए थे, इसमें इंटीग्रेशन नहीं आएगा, समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, वर्क डन, क्योंकि वर्क डन ही मेरी क्या बनने वाली है, एनर्जी। आगे बढ़ेंगे, देखो सबसे पहले मैं तो क्यों वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये है इसके जब फील्ड में आएगा, दूसरे फील्ड में जाएगा तो दूसरा फील्ड के खिलाफ तो वर्क डन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं द वैल्यू ऑफ, पहले का निकालो पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1, मतलब Q1 के इलाके में जाएगा ना Q2, आप इसको भी लेके आ सकते थे, जरूरी नहीं Q1 में आए, आप लोग Q2 का निकाल सकते, तो इसको लेके आना उसके फील्ड में, ठीक है। Q1 तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन डिस्टेंस इसका R1। डिस्टेंस बच्चा क्या लिख दिया मैंने, इसको R1। आपको एक चीज ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। ये पोटेंशियल मिल गया, अब मुझे क्या निकालना है, वर्क डन। यहाँ लिखता हूं मैं, वर्क डन बाय चार्ज Q2 वर्क डन करेगा ना उसके फील्ड में आने के लिए, अगेंस्ट द पोटेंशियल ऑफ Q1 का जो भी पोटेंशियल है उसके अगेंस्ट में हम लोग यहाँ पे जो वर्क डन करेंगे उसकी वैल्यू निकालेंगे। और वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला हमने निकाल लिया था, वर्क डन मतलब वही वर्क, एक फॉर्मूला याद करो, लिया था पोटेंशियल इनटू चार्ज। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल के टाइम बताया था आपको, ये देखो ना, पोटेंशियल का फॉर्मूला था वर्क डन अपॉन चार्ज, याद करो। पोटेंशियल का वैल्यू क्या था, एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी अपॉन चार्ज, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू था, तो वर्क डन का फॉर्मूला, अरे याद करो ना, V इज इक्वल टू U अपॉन Q लिखे थे ना, ये Q गया था इधर अगले स्टेप में, तो V इंटू Q मतलब पोटेंशियल इंटू चार्ज, क्या मिलता है, एनर्जी मतलब वही वर्क डन, ठीक है। तो हमको यहाँ पे कुछ वैल्यू मिल गया, ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। देखो वर्क डन W इक्वल टू पोटेंशियल का वैल्यू क्या है बच्चा, V1, और चार्ज कौन है मेरा, Q2। पहले के पोटेंशियल में दूसरे चार्ज को लेके आ रहा हूं, ध्यान देना ये चीज, ठीक है। और V1 की वैल्यू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, और ये हो गया Q2। ये किसका वैल्यू मिल रहा है, W का। अब तक क्योंकि यहाँ पे चार्ज Q1 ही था तो डिस्टेंस आप लोग R1 लिख रहे थे, जब दोनों चार्ज आ गया तो हालांकि ये सेम ही है, लेकिन आपको यहाँ पे अब क्या लिखना है, R12 मतलब डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट चार्ज फ्रॉम सेकंड चार्ज। अभी तक आपका R1 था क्योंकि अकेले था, साथ में आ गया तो आपको यहाँ पे दिखाना है R12, इतने का फर्क है। ये मुझे किसका वैल्यू मिल रहा है, वर्क डन का, और वर्क डन ही मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वल टू होता है वर्क। इलेक्ट्रिक एनर्जी का आप लोग सिंबल लिखते हो, यू से लिख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक है तो ई लगा लो, अब वर्क का वैल्यू क्या मिल गया,
1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। तो यही है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर सिर्फ दो चार्ज रहा तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। सिस्टम ऑफ एन चार्ज रहा तो क्या होगा, सेम चीज रहेगा। मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाल रहा हूं, किसके लिए है, ड्यू टू 2 पॉइंट है ना, यहां पे निकाल लेते हैं हम लोग ड्यू टू सिस्टम ऑफ एन चार्ज। सब बहुत सारे चार्ज रहेंगे तो उसके लिए हम लोग निकालते हैं, ठीक है। सब कहानी सेम है अब तक का, सब कुछ इसमें सेम ही रहेगा, देखो यहाँ पे ये नहीं रहेगा बस। अब सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब समझो, थोड़ा सा डायग्राम में मॉडिफिकेशन होगा, इससे बहुत सारे चार्ज चाहिए ना, तो कंसिडर सिस्टम ऑफ, यहाँ पे लिख देना एन चार्ज। अब यहाँ पे 2 चार्ज तो नहीं चलेगा, तो कंसिडर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ताकि सर पूरा लिख दो ना फिर से ठीक है। देखो कंसिडर सिस्टम ऑफ एन चार्ज, देखिए चार्जेस ऑफ Q1 Q2 Q3 करते करते Qn विथ डिस्टेंस, ध्यान देना, विथ डिस्टेंस R1, R2, R3, Rn फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से ये सब वो लोग का क्या लिख दिया है, डिस्टेंस। अब आगे देखो डायग्राम में अभी तक जो लिखे थे हम लोग, ये 2 वाला, अब यहाँ पे एक और पॉइंट आ गया, समझ लो, C लिख दिया, ये हमारा क्या हो गया Q3, इसका डिस्टेंस क्या होगा R3। ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे हम लोग, N तक, ठीक है। ये समझो यहाँ पे मैंने N ले लिया, इसको सेम हाइट पे ले जाना होता है, सेम हाइट पे लेके आना बच्चा, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया Qn, जिसका डिस्टेंस क्या होने वाला Rn। इतना डायग्राम मॉडिफाई नहीं करने की जरूरत है, बस आप लोग समझ लो कि ऐसा कुछ होता है, हाँ लेकिन बना दो, थोड़ा सा दिखना चाहिए। तो पहले चार्ज का पोटेंशियल निकाला, ठीक है, ये वर्क डन यहाँ पे नहीं निकालेंगे डायरेक्ट, ये पहले चार्ज का पोटेंशियल निकाल लिया। तो मुझे बताओ, ये पहले चार्ज का पोटेंशियल ये है, अगर 2 चार्ज का होता तो पहले और दूसरे दोनों का, तो याद करो सिस्टम ऑफ चार्ज का पोटेंशियल कैसे निकाले थे, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या मिला था 1/4। देखो अगर लिखा मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 2 चार्ज, 2 चार्ज की अगर मैं बात करूंगा, 2 चार्ज की वजह से, तो क्या मिलेगा मुझे वाले पोटेंशियल 1/4πε0 Q1/R1, ये पहले का पोटेंशियल, ये गलत है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 1/4πε0 Q2/R2। अरे भाई 2 का है तो दोनों का पोटेंशियल ऐड कर दिया, 3 का होगा तो 3 लिख देंगे, 4 का होगा तो 4, ऐसे कहाँ तक लिख सकता हूँ मैं, N तक, समझ में आ रहा है क्या। तो मैं यहाँ पे N तक नहीं लिख रहा हूँ, मैं डॉट 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 कर दूंगा और N चार्ज को ये लोग के फील्ड में लेके आ रहा हूँ, मतलब समझ में आ रहा है। इससे पहले जो किए थे उसमें Q2 को मैं Q1 के फील्ड में ले गया था, इस बार मैं किसको लेके आ रहा हूँ इसके फील्ड में, Qn को, और लास्ट वाला चार्ज को 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी होंगे उन सबके फील्ड में लेके आ रहा हूँ। तो उन सबका सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, पोटेंशियल, ठीक है। पहले इतना देखो, हम लोग क्या लिखते हैं, देयरफॉर टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल देखो क्या मिलेगा, याद करो सबको, आप लोग इन सब में कॉमन दिखते ना बच्चा, हमने पहले निकाला था 1/4πε0 कॉमन रहेगा, क्या मिलेगा मुझे Q1/R1, फिर Q2/R2, फिर Q3/R3, ऐसा आप लोग को चलते रहना है, ठीक है। ये किसका वैल्यू मुझे वैल्यू मिल जा रहा है, टोटल पोटेंशियल का। किसका वैल्यू मिल रहा है, अरे जितने भी चार्ज होंगे सबका सिस्टम ऑफ चार्ज का पोटेंशियल, देखो ना पहले भी निकाला था, सब में ये हमने क्या कर लिया है, कॉमन ले लिया है। अब मुझे निकालना है क्या है, वर्क डन, यहां लिखता हूं मैं वर्क डन बाय चार्ज Qn, कौन सा चार्ज वर्क डन कर रहा है, Qn, ठीक है, अगेंस्ट द पोटेंशियल ऑफ ऑल चार्ज, जितने भी चार्जेस है यहाँ पे उन सब के अगेंस्ट में जो वर्क डन होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। चार्ज कौन है मेरा इस बार, Qn, और टोटल पोटेंशियल आपको लिखना सेम है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, मुझे एनर्जी निकालना है। तो टोटल पोटेंशियल की वैल्यू बच्चा लोग बताओ क्या है, तो ये लिखा आपने 1/4πε0 Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3, ऐसे कहाँ तक जाएगा, अरे यहाँ पे R2 रहेगा, R3 चलता रहेगा, ये V की वैल्यू लिखा, और इंटू यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ, Qn, कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, छोटू सा दिख रहा है, Qn। अब Qn का अंदर कर दो मल्टीप्लाई, तो W का वैल्यू क्या मिलेगा, याद रखना ये अलग वाला पार्ट है, ठीक है। W इज इक्वल टू इसका अंदर मल्टीप्लाई करो
1/4πε0 सब में कॉमन है। जब इसके पास जाएगा तो क्या होगा, Q1 Qn अपॉन R1। अब यहाँ पे देखो जब दो चार्ज आएगा, या तो पहले भी किया, दो चार्ज आ गया, दूसरा चार्ज कौन है, n, तो यहाँ पे लगा देना R1n प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा Q2 Qn अपॉन R2n प्लस इसके पास जाएगा तो Q3 Qn अपॉन R3n, ऐसा चलता रहेगा। मतलब जितने भी चार्ज होंगे सबका। ये मुझे किसकी वैल्यू मिल रही है, मुझे वर्क डन का, मुझे निकालना क्या था, एनर्जी। तो आगे देख लो, पहले इसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब मुझे क्योंकि एनर्जी निकालना है तो एनर्जी क्या होगा, वर्क डन के बराबर। तो वर्क डन तो हमने निकाल लिया, बस यही बराबर होगा एनर्जी के। तो यहां पे लिखते हैं द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यू टू एन चार्जेस। कितने चार्जेस की वजह से, एन मतलब बहुत सारे चार्ज की वजह से, किसके इक्वल टू होगा, वर्क डन के। और इलेक्ट्रिक एनर्जी है तो यू ई लिख दो, और वर्क डन का वैल्यू क्या मिल गया था, 1/4πε0 Q1 Qn R1n प्लस Q2 Qn R1 R2n प्लस Q3 Qn R2n, अरे 3 रहेगा n, करते जाओगे आगे तक, समझ में आ रहा है क्या। तो यही है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ एन पॉइंट चार्ज। अगर नहीं समझ में आ रहा कमेंट करोगे, शॉर्ट्स वीडियो बना के अपलोड करूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते देख लो इसको। तो देखो अगला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। मतलब एक ही चार्ज रहेगा, दूसरे के फील्ड में लेके आ रहे, कंसिडर करेंगे, कुछ डेरिवेशन नहीं है। कंसिडर अ चार्ज Q इज मूविंग इनसाइड द एक्सटर्नल फील्ड ऑफ पोटेंशियल V, ठीक है। देयरफॉर वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला मालूम होगा आपको, क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। क्या होता है, पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो वर्क डन W इज इक्वल टू, मुझे मिला पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब वर्क डन ही क्या होता है मेरा, पोटेंशियल एनर्जी। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू V इंटू क्यू। मतलब U E की वैल्यू मुझे क्या मिल गया, V इंटू क्यू। अगर सिंगल चार्ज रहा तो, अगर बहुत सारे चार्ज है तो अलग अलग आपने निकाला है। सो देख लो, आगे बढ़ेंगे हम लोग। सो देखो अगला टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब चार्ज हमारे पास दो है, और अच्छा इससे पहले भी दो चार्ज आ गया था, दो चार्ज का डायरेक्टली आपने एनर्जी निकाल लिया था, पहले का पोटेंशियल लिया था, दूसरे को चार्ज को उठा के उससे पोटेंशियल में अप्लाई किया। अब क्या हो रहा है, हम इन दोनों सिस्टम को ही दूसरे के फील्ड पर, पूरे सिस्टम को दूसरे के फील्ड में लेके आ रहे हैं। तो जिसका फील्ड में लेके आएंगे उसके पोटेंशियल के खिलाफ वर्क डन करना होगा। तो पहले दोनों का अपना पर्सनल वर्क डन निकालोगे। तो 3 स्टेप है इसमें। पहले मान लो कि दूसरा चार्ज नहीं है, एक सिंगल चार्ज Q1 के ऐसे कुछ वर्क डन होगा दूसरे के फील्ड में। सिंगल चार्ज का वर्क डन का फॉर्मूला अभी देखा था आपने, याद करो, V इंटू क्यू। सिंगल चार्ज रहेगा तो अभी देखा ना जस्ट पहले, ठीक है। और मान लो ये पहले का होगा तो Q1 लगा दो, दूसरे का तो Q2, तो 2 वर्क डन मिल गया। और तीसरा वर्क डन याद करो, दो चार्जेस है तो आपस में भी तो मारामारी करेंगे। देखो दो जब चार्ज जा रहे हैं दूसरे के फील्ड में तो दूसरे के खिलाफ तो मारामारी कर ही रहे, मतलब वर्क डन कर रहे हैं अगेंस्ट में। लेकिन दोनों चार्ज आपस में भी तो वर्क डन कुछ करेंगे। तो वर्क डन का वैल्यू हमने देखो स्टार्टिंग में निकाला था, वो वर्क डन निकालना है स्टार्टिंग में। तो देखो ना स्टार्टिंग में लिखे थे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। नहीं आ रहा याद नहीं, देखिए आप करो, पीछे जाके देखो आप लोग, उसमें एक वर्क डन निकाले थे, वो वर्क डन और दोनों चार्ज के सिंगल वर्क डन, तीनों वर्क डन को हम लोग कर देंगे प्लस, तब जाके मिल जाएगा मुझे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज इन द एक्सटर्नल फील्ड। समझा क्या, दोनों चार्ज का वर्क डन जो आपने निकाला, फिर एक्सटर्नल फील्ड में दोनों चार्ज का पर्सनल वर्क डन, 3 वर्क डन होंगे, तीनों को कर देंगे प्लस। देखो आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमने क्या कंसिडर किया, देखो कंसिडर अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज Q1 एंड Q2 एट डिस्टेंस R1 एंड R2 फ्रॉम द ओरिजिन आर मूविंग इनसाइड द एक्सटर्नल फील्ड ऑफ पोटेंशियल V, ठीक है। एक्सटर्नल फील्ड है जिसका पोटेंशियल क्या है, V है। देयरफॉर देखो ध्यान, सिंगल चार्ज का वर्क डन, तो वर्क डन बाय चार्ज Q1, ठीक है, इन एक्सटर्नल फील्ड, तो बच्चा Q1 का वर्क डन क्या होगा, W1 बराबर एक्सटर्नल फील्ड का पोटेंशियल क्या लिखा है, V इंटू Q1। इसमें बाजू में यहाँ पे ऐसा डिस्टेंस R1 लिखा है, तो उसको देख के ये मत समझना कि उसकी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, वो जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो R1 है। समझ में आ रहा है क्या, बाकी ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आया क्या, V इंटू क्या हो गया Q1। सिमिलरली वापस निकालो,
ये तो पहले चार्ज का वर्क डन हुआ, वर्क डन बाय चार्ज Q2। अब इस बार क्या ले रहे हैं हम लोग, Q2 इन एक्सटर्नल फील्ड। अब ये दोनों दूसरे के फील्ड में आए तो वर्क डन अपना पर्सनल की है, तो वर्क डन क्या मिलेगा, दूसरे का रहेगा तो Q2। मतलब W2 बराबर क्या मुझे मिल गया, V इंटू Q2, ऐसा मुझे कुछ वैल्यू मिल गया। ठीक है, अच्छा ये पर्सनल वर्क डन मिल गया सिंगल चार्ज का। ओके, एक और वर्क डन है, वर्क डन बाय टू चार्जेस Q1 एंड Q2 इटसेल्फ। आपस में ही कुछ वर्क डन करने वाले, आपस में मारा मारी करेंगे। ठीक है, तो ये वर्क डन का वैल्यू मैं 3 लिख रहा हूं। क्या फॉर्मूला है, देखो निकाले थे आप लोग, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। ये भूलोगे नहीं, अभी हमने निकाला इसके पहले ही। तो टोटल कितने वर्क डन हो गए, 3। यहां लिखेंगे देयरफॉर टोटल वर्क डन बाय सिस्टम ऑफ टू चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड। कहां पे निकाल रहे हैं हम लोग, एक्सटर्नल फील्ड के अंदर। तो टोटल वर्क डन मतलब देखो, पहले चार्ज का वर्क डन, दूसरे चार्ज का वर्क डन, दोनों चार्ज का वर्क डन आपस वाला। ठीक है, इसको हम लोग 3 ना देके 1 2 लिख लो। ठीक है, W1 की वैल्यू क्या है मेरे पास, VQ1, W2 की वैल्यू VQ2 और इसका वैल्यू Q1 Q2 मल्टीप्लाई कर देना दोनों का आपस में, अपॉन 4πε0 R12। यही है हमारे पास टोटल वर्क डन। समझ में आ रहा है क्या। अब टोटल वर्क डन ही मेरा क्या होगा, एनर्जी। तो मैं लास्ट में यहाँ पे क्या लिखूंगा, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम ऑफ टू चार्ज, क्या बोल रहा हूं, सिस्टम ऑफ टू चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड इज इक्वल टू, बच्चा क्या होने वाला है, ये वही वर्क डन, टोटल वर्क डन। और टोटल वर्क डन का वैल्यू क्या मिला है, उठा के यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो मुझे फाइनल में लास्ट में लिखा तो दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। मैं थोड़ा सा रफ करना चाह रहा हूँ, देखो देख लो, पहले मैं रफ करूंगा। नीचे वैसे भी चमक रहा था, लिखना नहीं चाहिए था। ठीक है, देखो मैं टोटल वर्क डन निकाल रहा था, तो मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी, देखो अगर आपको यहाँ बच्चा चमक रहा होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा सुन के लिखोगे। देखो मैं बीच में दूंगा तो दिखेगा, लेकिन मैं ही आगे बीच में, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ जो चार्ज है, ये पूरा स्टेटमेंट इक्वल टू वर्क, और वर्क का वैल्यू क्या मिला था, VQ2 प्लस Q1 अपॉन 4πε0 R12। ठीक है, यही है वैल्यू हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्ज इन द एक्सटर्नल फील्ड। आगे बढ़ेंगे लास्ट टॉपिक पे। चलो एकदम लास्ट टॉपिक पे आ गए, ये पार्ट 1 का। मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 पार्ट में अपलोड करूंगा। एक पार्ट में बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, 1 शॉर्ट लेक्चर ही है, लेकिन मैं 2 पार्ट अपलोड करता हूँ, फिर एडिटिंग में टाइम सब लग जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मैं पार्ट 1 में ये ले रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 1 मतलब जितना भी डेरिवेशन सब पार्ट 1 में आ गया। एक पार्ट 2 आएगा जिसमें कंडक्टर, इंसुलेटर, कैपेसिटर, एनर्जी, कैपेसिटर के फील्ड को दूसरे अंदर डाइलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो क्या होगा, वेन डिग्राफ, जनरेटर, ये सब हम लोग अगले पार्ट में, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट्स भी रहेगा उसमें। ठीक है, डेरिवेशन पार्ट हमारा 1 है। और यहाँ तक पहुंच गए हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि उनका मार्क्स भी अच्छा है, दोस्तों से जलने का नहीं, क्योंकि दोस्तों को जितना सपोर्ट करोगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि दोस्त बहुत कुछ में हमको काम आते हैं, बर्बादी में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, लेकिन अच्छाई में भी दोस्त अगर अच्छे हो तो बहुत काम आते हैं। इसलिए अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि वही पढ़ाई कर ले। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन द एक्सटर्नल फील्ड। मतलब एक डाइपोल लेना है मुझे और उसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे। डाइपोल क्या है, आपको मालूम चल चुका है कि इसमें 2 चार्ज होता है, एक साइड रहेगा पॉजिटिव चार्ज और एक साइड रहेगा नेगेटिव चार्ज। अब समझ लो यहाँ पे इस पे इधर की तरफ फोर्स काम करेगा, ठीक है, और इस साइड पे इधर की तरफ एक फोर्स काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज Q, ठीक है, ये बीच में हो गया इसका सेंटर। आपको याद होगा इन दोनों के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है, 2L। अरे डाइपोल का डिस्टेंस कितना होता है, 2L। इस पर फोर्स काम करेगा। अब जैसे फोर्स काम करेगा ना बच्चा, ये पॉइंट फिक्स है, ठीक है, सेंटर वाला, वैसे ये डाइपोल जो है ना, ये ऐसा रखा हुआ, ये ऐसा रोटेशन करेगा। तो रोटेशन करेगा मतलब इस पर क्या काम करेगा, टॉर्क। और टॉर्क मतलब ऐसा फोर्स जो बॉडी को गोल घुमा रहा है। लग तो रहा है फोर्स ही, लेकिन उसको यहाँ पे हम लोग क्या बोलने वाले हैं, टॉर्क। टॉर्क क्यों बोले, क्योंकि बॉडी रोटेशन कर रहा है। जब भी कोई बॉडी रोटेशन करेगा तो फोर्स ना लिख के आपको क्या लिखना पड़ता है, टॉर्क। देखो आगे बढ़ेंगे।
कंसिडर किया मैंने, ठीक है, सब कुछ किया, ई लिख दिया। अब मुझे क्या निकालना होगा, पहले टॉर्क की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ टॉर्क, द वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, एक्टिंग ऑन डाइपोल। तो डाइपोल पे बच्चा जो टॉर्क की वैल्यू काम करती है आपको पता होना चाहिए। टॉर्क का सिंबल ये होता है और इसका फॉर्मूला होता है पी ई साइन थीटा। असली में ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, उनको रिजॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आता है पी ई साइन थीटा, जिसमें पी इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सटर्नल फील्ड का, और साइन थीटा बच्चा क्या है, थीटा, ठीक है, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय डाइपोल एक्सिस विथ अ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना उसके साथ, देखो ना इलेक्ट्रिक फील्ड जो ब्लैक वाली लाइन बना ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है डाइपोल एक्सिस है, इनके बीच में देखो कहीं पे भी ले लो, ये एंगल हमारा क्या हो गया, थीटा। लाइन पैरेलल है तो किधर भी लोग एंगल थीटा ही रहेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल ही रहेगा। समझ में आ गया क्या? ये मुझे किसका वैल्यू मिल गया, टॉर्क का वैल्यू, मतलब कहीं ना कहीं किसका वैल्यू मिल गया, मुझे फोर्स का। मुझे निकालना है वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग वर्क डन ही निकालेंगे ना तब तो एनर्जी मिलेगा। तो कितनी बार हम लोग करते आ गए, भूलना मत ये चीज। हम लोग का एनर्जी निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वर्क डन, और वर्क डन का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। यहाँ लिखते हैं हम लोग वर्क डन बाय डाइपोल टू रोटेट बाय डी थीटा। अब थीटा क्यों लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट dx नहीं लिखा, dr नहीं लिखा, कि बॉडी रोटेशन कर रहा है मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इसलिए हमने डी थीटा लिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन भी छोटा होगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन बाद में लगाएंगे, पहले वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला क्या लिखूंगा, टॉर्क इनटू थीटा। अरे भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर है इसलिए एंगुलर फोर्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल वर्क डन क्या लिखूंगा, पहले बच्चा इसको देख लो, आगे बढ़ूंगा, रफ करने वाला हूं, ठीक है। देखो आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे इसमें, एक साथ बोर्ड तो पे तो आ जाएगा, लेकिन बच्चे कमेंट करते कि सर दिखता नहीं है अच्छे से, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में लिखवा रहा हूं ताकि नजदीक से आपको दिखे एकदम प्रॉपरली। बोर्ड तो बहुत बड़ा है, ठीक है, उसमें पूरा एक साथ डेरिवेशन आ जाएगा, लेकिन कैसा दूर से कैमरा रखता हूं तो दिखता नहीं है बच्चों को, बोलते, ठीक है, साइज छोटा हो जाता है, इसके लिए नजदीक कैमरा रखा है, छोटे बोर्ड पे हम लोग ट्राई कर रहे हैं लिखने का ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। अब आपने यहाँ तक क्या निकाल लिया था, वर्क डन, तो यहाँ पे टोटल वर्क डन निकालेंगे। टोटल वर्क डन टू रोटेट फ्रॉम, रोटेशन कर रहा है, स्टार्टिंग का देखो लिमिट लेते हैं, वहां पे लिमिट लेते हैं ना R1 से लेकर R2 तक, इनफाइनाइट से लेकर R डिस्टेंस तक लिमिट लेते हैं ना, वैसे यहाँ पे लिमिट होगा फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा। ये इनिशियल एंगल है और ये फाइनल एंगल है। इनिशियल एंगल मतलब 0 डिग्री पे था मान लो, फाइनल एंगल 90 पे घूम के चले गया, तो कुछ वर्क डन ना किया, ठीक है। तो हमको टोटल वर्क डन के लिए करना होगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ dw, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। लिमिट क्या लग जाएगा इस पे, लिमिट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ना, लोअर लिमिट नीचे लिखते हो, अपर लिमिट ऊपर लिखते हो, dw का इंटीग्रेशन w, ये तो कई बार कर चुके हो। आपको टॉर्क की वैल्यू पता होगी तो यहाँ पे उठा के रख दो, क्या वैल्यू थी, पी ई साइन थीटा, और ये हो गया डी थीटा, लिमिट थीटा नॉट से लेकर थीटा तक। देखो जिसके पास थीटा है उसका फंक्शन बनेगा, बाकी सब लोग कांस्टेंट, तो पीई यहाँ पे आ गया बाहर, बच क्या गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा, थीटा नॉट से लेकर थीटा तक। अब आपको इंटीग्रेशन का एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या है कि हमको लिमिट दिया है थीटा नॉट से लेकर थीटा तक। एक सिंपल बेसिक इंटीग्रेशन है, ठीक है, जिससे डेरिवेटिव होता है साइन का डेरिवेटिव प्लस कॉस होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, यहाँ पे डेरिवेटिव का उल्टा होता है, जैसे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन था तो साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस, समझ में आ रहा है क्या, अरे हाँ साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस, ठीक है, ये वैल्यू लिखा। अब ना साइन का डेरिवेटिव, अरे इंटीग्रेशन है बच्चा, है डेरिवेटिव बोल रहा बार बार गलत है वो, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट लगा दिया। अब फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क डन का वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है, पीई ऐसे ही रहेगा, आप ऐसा करो माइनस बाहर ले आओ, माइनस ये माइनस बाहर चले गया, पीई। अब मैं क्या लिख रहा हूं, थीटा के प्लेस पे cos थीटा अपर लिमिट माइनस cos थीटा नॉट लोअर लिमिट। ये माइनस वाला बाहर ले लेता कि नाटक ना हो, मुझे समझ में आ रहा है क्या, माइनस को मैंने बाहर लिख दिया, या अंदर रखते तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, समझ में आ रहा है क्या, अगर अंदर रखते तो क्या होता, देखो समझो मैं बाहर नहीं निकाल रहा हूं, तो पीई वैसे ही है, ठीक है, पी स्मॉल पी लिखने का, हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल स्मॉल पी से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, पीई। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो माइनस अगर बाहर नहीं निकाला तो कॉस
इस थीटा के प्लेस पे अपर लिमिट थीटा ही है, फिर माइनस, ठीक है, तो माइनस इसका माइनस है, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब थीटा नॉट। समझ में आ रहा है क्या? ये वैल्यू हमने लिखा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस एक्स्ट्रा इसलिए आ रहा है क्योंकि खुद का माइनस है। आगे सॉल्व करो, पीई यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, कॉस थीटा, अरे माइनस कॉस थीटा, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस थीटा नॉट। आगे पीछे अरेंज करके लिखो तो कैसा हो जाएगा, पीई ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारे पास किसका वैल्यू मिल गया, वर्क डन का। अब वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी, तो लास्ट में क्या लिखूंगा, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इक्वल टू क्या होने वाला है, वर्क डन। अब पोटेंशियल एनर्जी यू, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड के लिए तो आप लोग ई लगा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या मिल चुका है आपको, पीई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। तो ये जो वैल्यू मिल गया यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी जो किसके पास होता है, किसी भी डाइपोल के पास होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो यही है हमारा लास्ट टॉपिक था। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, सक्षम मानियास।